अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक पिछले जो टॉपिक था हमारा ख़त्म हो गया था, और आज जो हमारा चैप्टर है वो है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट द प्रोटोजोआ। और इसमें आपके सिलेबस में जो पहला टॉपिक है वो है लाइफ विद इन सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप से प्रोटिस्टा से ताल्लुक़ रखते हैं, अब तो इसको किंगडम प्रोटिस्टा बना दिया गया है। उनमें सेल के बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यही सबसे बाहर की आउटर कवरिंग है। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है या एक दो और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं, कुछ जो कि सेल वॉल रखते हैं, और उनमें वो सेल वॉल जो है वो बेसिकली वो सेलुलोज और इस तरह के कंपाउंड से मिलकर बनी होती है। तो बाकी जो तमाम ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर रेगुलर एक सेल का आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि कोई ख़ास कॉम्प्लेक्स इनकी बॉडी नहीं होती, सादा सारे इनके सेल्स होते हैं। उस सेल के अंदर ही तमाम किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो ये परफॉर्म करते हैं। और मेनली कि एनिमल लाइक जो प्रोटिस्ट हैं या प्लांट लाइक जो प्रोटिस्ट हैं, ज़्यादातर इसमें जो किंगडम प्रोटिस्टा से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एक ही सेल जो है वो बॉडी में होता है, मल्टी सेलुलर नहीं होते। अगर सेल्स इकट्ठे ग्रुप बनाकर रहना शुरू कर देते तो कॉलोनी बनाकर रहते हैं। तो ऑफन दे आर मोर कॉम्प्लेक्स देन पर्टिकुलर सेल्स इन अ हायर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इनकी तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक ही सेल के अंदर होती है। तो हायर ऑर्गेनिजम्स के कुछ सेल्स के मुकाबले में ये कॉम्प्लेक्स जो है वो महसूस होते हैं। तो पहले तो इस ग्रुप को फाइलम प्रोटोजोआ कहा गया था, लेकिन अब इसका नाम बदल के जो है किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो कर दिया गया, और इसमें आगे बहुत सारे छोटे छोटे फाइलम रख दिए गए हैं, और फाइलम प्रोटोजोआ जो है वो इस्तिलाह अब ख़त्म कर दी गई है। तो अगर हम इनकी बात करें कि ये अपने होम्योस्टेसिस को कैसे मेंटेन रखते हैं, तो इनमें ज़ाहिरी बात है कि एक सेल है, ये यूकैरियोटिक in नेचर है, तो तमाम एक्टिविटीज़ जो है ये अपनी सेल के अंदर परफॉर्म करते हैं। और इनके सेल के अंदर तमाम सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं जो कि फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे ऐसे जो हैं वो प्रोटोजोआ से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी जो मेम्ब्रेन है उसके बाहर एक स्पेशल किस्म की कवरिंग होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे पाई जाती है, और इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक ख़ास तरतीब से जो है वो एरे यानी कि एक ख़ास तरतीब से माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो अरेंज्ड होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, जिसकी वजह से वो इसके इस लेयर को और इनकी बॉडी की शेप को मेंटेन रखती हैं, इनकी बॉडी की शेप को मखसूस कर देती हैं, और इसको कहते हैं पेलिकल। तो पेलिकल क्या है? अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ अ लेयर विच अंडरलाइज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे एक लेयर बनती है जिससे इनका स्ट्रक्चर जो वो बनता है। उसके बाद हम अगर बात करें तो साइटोप्लाज्म जो है प्रोटोजोआ में मेनली वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो है वो पेरिफेरी की तरफ है, शफाफ है, और इसके अलावा जो एंडोप्लाज्म है वो सेंटर में ज़्यादा पाया जाता है। ये गैर शफाफ होता है, दानेदार सा नज़र आता है, क्योंकि बहुत सारे ग्रैनुलर पार्टिकल सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो इसमें होते हैं। मोस्ट वेरिन प्रोटोजोआ है सॉल्यूट कंसनट्रेशन सिमिलर टू दैट ऑफ देयर एनवायरनमेंट। जिस किस्म के एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, जिस किस्म के पानी में वो रहते हैं, चाहे वो हाइपोटोनिक है जहाँ पर सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, या वो हाइपोटोनिक है जहाँ पानी की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, तो वो दोनों तरह के एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिजम्स रह लेते हैं। और क्योंकि जो पानी अंदर आता है उसको निकालना बाहर ज़रूरी होता है, इसलिए इनके सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ख़ास वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इन वैक्यूल्स को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो श्रिंक कर जाता है और फिर ये एक्सपैंड कर जाता है। तो ये अंदर आने वाले पानी को इकट्ठा कर लेता है और फिर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को सेल के बाहर निकालता है। अब इनमें कुछ जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पाए जाते हैं, क्योंकि ये एक ही सेल पर मुश्तमिल ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए आप इनमें मुंह तो नहीं देखेंगे, लेकिन इनके सेल में एक ख़ास माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे साइटोफेरिंक्स बोलते हैं, जो कि वहाँ वो जगह होती है जहाँ से ये खुराक के पार्टिकल्स को अपने सेल के अंदर एंटर करते हैं, तो उसे कहते हैं साइटोफेरिंक्स। फिर ये फूड को एक वैक्यूल बनाकर जो है अपने सेल के अंदर ले आते हैं, और ऐसा वैक्यूल कहलाता है फूड वैक्यूल। तो जब ये फूड वैक्यूल को अंदर सेल के अंदर ले आते हैं तो उसके साथ हम एंजाइम्स के वैक्यूल को मिक्स कर लेते हैं। एंजाइम्स जो है वो फूड पार्टिकल को निकालते हैं बाहर, उसको हजम करते हैं और खुराक को डिस्पर्स करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। उसके बाद जो वेस्ट बनता है उसे ईजेस्टियन वैक्यूल बना लेते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पेलिकल में एक मखसूस एरिया पर जाके उस वेस्ट को जो है वो निकाल देते हैं सेल्स, तो उसे फिर ईजेस्टियन वैक्यूल कहते हैं। तो फूड वैक्यूल और ईजेस्टियन वैक्यूल दोनों में फ़र्क है। इसी तरह साइटोफेरिंग्स और साइटोपिग में भी फ़र्क है। साइटोफेरिंग जो है वो माउथ लाइक ओपनिंग है सेल के लिए, जहाँ से फूड को इंजेस्ट करते हैं, और साइटोपीजी भी इसको बोलते हैं, साइटोपिग भी मैं यहाँ बोल रही हूँ। ये वो हिस्सा होता है जहाँ पर वेस्ट को निकालने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं।
उसके अलावा क्योंकि ये एक सेल पर मुश्तमिल ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनमें आप देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलहदा से मौजूद नहीं है। रेस्पिरेशन ये कैसे करते हैं, बाहर जब ये पानी में मौजूद होते हैं तो पानी में मौजूद जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो सीधी तरीके से इनकी बॉडी के अंदर डिफ्यूज़ कर जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड इनके सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म के दौरान बनती है वो अंदर ज़्यादा होती है, बाहर कम होती है, तो वो बाहर डिफ्यूज़ आउट कर जाती है। इसी तरह अमोनिया गैस इनमें नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, वो भी अंदर ज़्यादा होता है, मेटाबॉलिक फिनोमिनन के नतीजे में ज़्यादा बनता है, तो वो बाहर डिफ्यूज़ आउट हो जाता है। इस तरह से डिफ्यूजन के तरीके से ये अपने जो वेस्ट हैं उनको निकालते हैं, चाहे वो नाइट्रोजनस वेस्ट हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी गैस हो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है। अगली बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक ही सेल इन्वॉल्व होता है। वो क्या करता है, वो ए सेक्सुअली डिवाइड इस तरह करता है कि सेल को दो हिस्सों में तकसीम करता है, और दो हिस्सों में तकसीम होने से पहले वो न्यूक्लियस को जो है वो दो हिस्सों में तकसीम कर लेता है। तो बाइनरी फिशन जो है उसका लफ्जी मतलब है बाई मीन्स टू, फिशन मीन्स तकसीम। तो इस अमल के तकसीम के अमल के नतीजे में दो सेल्स बनते हैं, एक पेरेंट सेल, और पेरेंट सेल हमेशा के लिए फिर उसकी अपनी साख जो है वो ख़त्म हो जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और भी बहुत सारे मेथड है। मिसाल के तौर पर सेल के ऊपर छोटा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनती है, उभार बनती है जिसे बड कहते हैं। वहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड होकर आ जाता है, आहिस्ता आहिस्ता ये उभार बड़ा होता चला जाता है। बाज़ दफ़ा ये पेरेंट की बॉडी में ही रहता है, बाज़ दफ़ा ये पेरेंट से जुदा हो जाता है। तो इस फिनोमिनन को कहते हैं बडिंग। इसके अलावा सेल्स के डिवाइड करने का यूँ भी तरीका है कि एक पेरेंट सेल जो है पहले अपने न्यूक्लियस को बहुत सारे छोटे न्यूक्लियस में तकसीम करेगा, और फिर उनके इर्द गिर्द अपने साइटोप्लाज्म को तकसीम कर देगा। यूँ पेरेंट सेल एक वक्त में एक दो से ज़्यादा जो डॉटर सेल्स हैं उनको पैदा करेगा। अगर पेरेंट सेल दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स को पैदा करे तो इस अमल को मल्टीपल फिशन या शाइजोगोनी कहते हैं। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर सेल, आपको इसमें नज़र आ रहा है न्यूक्लियस, आपको नज़र आ रहा है फ्लैजिलम। फ्लैजिलम हर सेल के अंदर नहीं होता, इसको ये विप लाइक मूवमेंट शो करता है जिसकी वजह से ये पानी के अंदर तैरता फिरता है। यहाँ पर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आ रहा है जो न्यूक्लियस के पास है। गोल्जी अपरेटस नज़र आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहे हैं, राइबोसोम्स नज़र आ रहे हैं, ये प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं। फिर आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नज़र आ रहा है, ज़ाहिरी बात है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये बाहर कॉन्टेंट्स रिलीज़ कर रहा है, पानी को, उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को कंट्रोल कर रहा है जो सेल के अंदर आ रहा है। फिर आप फूड वैक्यूल देख रहे हैं येलो कलर में, जिन्होंने फूड पार्टिकल्स को गैदर किया हुआ है और फिर ये इसको डाइजेस्ट करेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं साइटोपिग, ये वो जगह जहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उसको निकाला जा रहा है। और उसके बाद आप देख रहे हैं साइटोफेरिक्स जो कि मुंह के जैसा स्ट्रक्चर है जहाँ से किसी भी फूड को अंदर हासिल किया जाता है। शाइजोगोनी मल्टीपल फिशन का ही दूसरा नाम है, और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई बनते हैं, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी होती है जिसकी वजह से एक से ज़्यादा सेल्स जो हैं वो पैदा होते हैं। तो ज़्यादातर प्रोटोजोआ में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें इंडिविजुअल जो बनता है वो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखता है, डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं रखता। और कुछ जो प्रोटोजोन्स हैं उनमें जो गैमेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसे सही गैमेट तो नहीं हम कह सकते, वो छोटे छोटे सेल्स होते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ मोटाइल होते हैं, बाज़ दफ़ा कुछ नॉन मोटाइल होते हैं। मैक्रो गैमेट के नाम से उस सेल को माना जाता है जो कि थोड़ा सा बड़ा साइज़ में होता है, और माइक्रो गैमेट उस सेल को कहते हैं जो थोड़ा सा साइज़ में छोटा होता है। तो उनकी फ्यूजन से भी नेक्स्ट सेल बनता है। अब हमने बात करनी है हमारा जो अगला टॉपिक है उसकी और वो है फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा। इसमें 18,000 के करीब जो स्पीशीज़ हैं उनको एक्सप्लेन कर दिया गया है, डिस्क्राइब कर दिया गया है। उनके मेन कैरेक्टर्स क्या हैं, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं। कॉलोनियल हम उसे तब कहेंगे जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रुप बनाकर इकट्ठे रहना शुरू कर दें। ये लोकोमोट करना पसंद करते हैं। लोकोमोशन कैसे करते हैं, फ्लैजेला के थ्रू, या इनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जैसे अमीबा, तो उसमें पाई जाती हैं। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं उस डायरेक्शन में बनती हैं जिस तरफ ऑर्गेनिज्म ने मूव करना होता है। ये ऑटोट्रॉफिक है, यानी अपनी खुराक खुद जो है वो बना सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सेप्रोजोइक है, डेड डिकेइंग बॉडीज़ को, ऑर्गेनिक मैटर को खाना पसंद करते हैं। और कुछ हेटरोट्रॉफिक है जो दूसरे जानदारों को खाकर या दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ईट अप करके तो अपनी खुराक की कमी को पूरा करते हैं। इनमें न्यूक्लियस एक ही तरह का होता है और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमूमन पाई जाती है। अब ये जो हमारा फाइलम था सार्कोमेस्टिगोफोरा, ये छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, छोटे ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। जैसे कि सब फाइलम मेस्टिगोफोरा है, ये वो जानदार हैं जो कि लंबा सा एक फ्लैजिला रखेंगे। फ्लैजिला माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनता है, ये वेब लाइक होता है, ये पानी के अंदर
पानी को पीछे की तरफ धकेलता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म आगे की तरफ मूव करता है। अब क्योंकि ये सब फाइलम है तो इसको बहुत सारी क्लासेस में डिवाइड किया गया। फॉर एग्जांपल पहली जो क्लास है फाइटोमेस्टिगोफोरा। फाइटो का वर्ड यहाँ पर आपको शो कर रहा है कि ये वो सेल्स होंगे जो कि पौधों के जैसे होंगे, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, इसलिए इनको नाम दिया गया है फाइटोमेस्टिगोफोरा। तो इनमें एक फ्लैजेला भी हो सकता है, इनमें दो फ्लैजेला भी हो सकते हैं। ये हर जगह पाए जाते हैं, समुद्रों में भी पाए जाते हैं, ताज़ा पानियों में भी पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो फाइटोमेस्टिगोफोरा है उनमें एक ग्रुप कहलाता है डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स में जो फ्लैजेलम है वो रैप हुआ होता है, इनकी बॉडी के ऊपर एक गड़ा सा पड़ा होता है जिसे ट्रांसवर्स ग्रूव कहते हैं। तो उसके अंदर फ्लैजेलम जो है वो फोल्ड होकर पड़ा होता है। इसी तरह एक दूसरा फ्लैजेलम भी मौजूद होता है और ये ऑर्गेनिज्म को आगे की तरफ मूव कराने में मदद देता है। इनमें जो क्लोरोफिल है और दूसरे असेसरी कंपाउंड्स हैं, मिसाल के तौर पर उन्हें हम जैंथोफिल कहते हैं, उससे इनका मखसूस रंग होता है। फॉर एग्जांपल कुछ जो ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं उनका रंग गोल्डन ब्राउन भी नज़र आता है। और जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं उनमें एक मिसाल है जिम्नोडीनियम की। ये कुछ जहरीले मुरकबात भी पैदा करता है जिन्हें हम टॉक्सिन्स कहते हैं, और ये इतनी ज़्यादा तेज़ी से रिप्रोड्यूस करता है कि ये एक लेयर की शक्ल में इकट्ठा हो जाता है, जिन्हें पीरियोडिक ब्लूम्स कहते हैं। और ये क्योंकि जिन पानियों में पाए जाते हैं इनके अंदर पाए जाने वाले रेड पिगमेंट्स की वजह से जो इनका कलर है, और जिस जगह ये पानी में पाए जाते हैं समुद्र में ये लेयर की शक्ल में काई की तरह पाए जाते हैं, तो उस हिस्से को रेड टाइड्स का नाम भी दिया जाता है। तो ये क्योंकि बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, इसलिए जिस हिस्से हमने पानी के ये होते हैं वहाँ पानी जो है वो पोल्यूटेड सा हो जाता है, और इनकी वजह से जो मछलियाँ हैं वो खासी जो है नुकसान का शिकार होती हैं, क्योंकि मछलियाँ अगर इनको खाना चाहती हैं या कॉन्टिनेंट्स के दरमियान, बराज़मों के दरमियान में जो बहुत बड़े बड़े ओशंस होते हैं, जहाँ पर ओशंस मिलते हैं, जहाँ पर दरियाओं का पानी ओशंस के अंदर इकट्ठा हो जाता है, तो उन जगह पर जो पानी की रिप्लेसमेंट है वो नहीं होती, तो मछलियाँ खासी बड़ी तादाद में इनसे रिलीज़ होने वाले टॉक्सिन्स की वजह से ख़त्म भी हो जाती हैं। तो ये डाइनोफ्लैजिलेट्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट करैक्टर भी है। इसके अलावा रेड सी तमाम दुनिया में वो अपने हल्के लाल रंग के जो शेड आता है उसके पानी में, उसकी वजह से मशहूर है, उसको रेड सी कहते हैं इसलिए क्योंकि उसका पानी लाल रेड रंग की टाइड्स जो कि डाइनोफ्लैजिलेट्स अपने पिगमेंट्स अपने सेल बॉडी के अंदर शो करते हैं, उनकी वजह से लाल नज़र आता है। अच्छा जी, अब इसकी एक मिसाल है यूग्लिना। यूग्लिना ताज़ा पानियों में पाया जाता है, एक सेल पर मुश्तमिल है, इसमें एक फ्लैजेला है जो कि वेव लाइक मूवमेंट करता है, इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, तो ये अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार कर लेता है फोटोसिंथेसिस के अमल के नतीजे में। और इनमें एक गोल राउंडेड बॉडी भी होती है जिसे कहते हैं पायरिनॉइड। पायरिनॉइड इसलिए होता है ताकि जो फूड इनका एक्स्ट्रा बच गया है वो स्टार्च की शक्ल में जो है उसको कंजर्व कर लिया जाए और उसको सेव कर लिया जाए। तो जनाब आप देख सकते हैं कि ये एक सेल है, इस एक सेल ने अपने आप को डिवाइड करके दो सेल्स बना दिए। ये बाइनरी फिशन का अमल है जिसमें एक सेल दो सेल्स में तकसीम हो जाता है। अब ये एक टेबल है जिसमें उन्होंने तमाम प्रोटोजोन की जो आपको क्लासिफिकेशन है ये दिखाई हुई है, ये मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी। ये आप देख सकते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स क्लास फाइटोमेस्टिका फोरा से इनका ताल्लुक है। दरमियान में इनकी ग्रूव पड़ा हुआ है, गड़ा पड़ा हुआ है, जिसके अंदर इनका फ्लैजेलम फोल्ड हुआ हुआ होता है। तो इस वजह से जो हमने अभी इनकी करैक्टर पढ़ा था डाइनोफ्लैजिलेट्स का कि ट्रांसवर्स ग्रूव है जो कि बॉडी के सेंटर में से गुजरता है, गड़ा सा होता है जिसके अंदर इनका फ्लैजेलम होता है। जबकि दूसरी तरफ आप देख सकते हैं फ्लैजेलम आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, और ये यूग्लिना है। यूग्लिना के अंदर आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट के साथ आपको येलो कलर की बॉडी नज़र आ रही है। ये येलो कलर की बॉडी एक्चुअली पायरिनॉइड है, और ये पायरिनॉइड जो है ये क्लोरोप्लास्ट के थ्रू जो कि फूड सिंथेसाइज होता है उसको अपने अंदर सेव कर लेती है। इनमें भी प्लास्ट है और जो क्लोरोफिल वगैरह है, और जो इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी है जो कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को सेल से बाहर निकालने में मददगार साबित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाने में मददगार साबित होते हैं। गोल्जी बॉडी भी पाई जाती है, और तमाम रेगुलर सेल ऑर्गेनेल जो कि एक हम यूकैरियोटिक सेल में देखते हैं वो सारे इनके अंदर पाए जाते हैं। अब अगर हम इसी ग्रुप की बात करें तो इनके मखसूस कलर हैं। जैसे अगर हम यूग्लिना की बात करें तो ये यूग्लिनॉइड्स कहलाते हैं। कुछ जो होते हैं वो अपना ग्रीन कलर जो है वो लूज़ कर देते हैं और उनको यूग्लिनॉइड्स कहते हैं, जिनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो कुछ यूग्लिना फिर फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते और फिर वो हेटरोट्रॉफिक तरीके से यानी अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकेंगे, और वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे रिलाई करेंगे अपनी खुराक को तैयार करने के लिए। इनमें फ्लैजेलम की बेस पर फोटो रिसेप्टर एक सेल होता है जो कि लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करता है। यहाँ पर आपको येलो कलर की शक्ल में नज़र आ रहा है, उसे स्टिग्मा भी
बोलते हैं, जो कि इन्हें बताता है कि यहाँ पर रोशनी की शिद्दत ज़्यादा है तो उस जगह को अवॉइड किया जाए। अच्छा जी, अगर हम बात करें यूग्लिना की, तो ये बाइंडर फिशन करता है, लंबाई के रुख दो सेल्स में तकसीम हो जाता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है अभी तक सामने वाज़ह नज़र नहीं आई। वॉल्वॉक्स जो है ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, जो कि कॉलोनी शक्ल में पाया जाता है। इसमें हर सेल का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। सेंटर में जो सेल्स पाए जाते हैं वो वेजिटेटिव काम करते हैं, कॉलोनी के अंदर के खाने पीने से रिलेटेड, फूड की प्रेपरेशन से रिलेटेड। और जो सेल के बाहर की तरफ पाए जाते हैं, कॉलोनी के बाहर की तरफ जो सेल्स पाए जाते हैं वो लोकोमोशन करते हैं। तो वॉल्वॉक्स जो है ये कॉलोनी है जिसमें सेम नज़र आने वाले जो सेल्स हैं वो इकट्ठे ग्रुप बनाकर रहते हैं, और इसमें लगभग 50,000 सेल होते हैं। ये डिवाइड करते हैं तो छोटी छोटी डॉटर कॉलोनीज पैदा करते हैं। डॉटर कॉलोनीज जो हैं वो इस पेरेंट कॉलोनी के ज़्यादातर अंदर ही रहती हैं। फिर उसके बाद उन्होंने आपको बताया है कि पेरेंट कॉलोनी जो है उसके अंदर ही डॉटर कॉलोनी पाई जाती है। जब पेरेंट कॉलोनी मर जाती है तो वो उसकी जो बॉडी है वो रप्चर हो जाती है और उसमें से डॉटर कॉलोनी जो है वो आज़ाद हो जाती है। अच्छा जी, वॉल्वॉक्स में ऑटम यानी ख़िज़ां के मौसम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, और हम उसको फिर जब कहेंगे कि जी ये सेपरेट सेक्सेस के तौर पर बिहेव कर रहा है तो हम उसे डाइएशियस बोलेंगे। और अगर एक जानदार बैक वक्त मेल और फीमेल दोनों तरह से बिहेव करे और उसमें दोनों तरह के गैमेट्स बने, मेल और फीमेल, तो फिर हम उसको मोनोशियस बोलते हैं। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये दो तरह का गैमेट बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। क्योंकि इनमें उस तरह से मल्टी सेलुलैरिटी नहीं है, बल्कि सेम नज़र आने वाले जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो साथ रह रहे हैं ग्रुप बनाकर। तो ये जो गैमेट बनाते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक कहलाता है मैक्रो गैमेट, जो साइज़ में बड़ा होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स को रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पर सेव किया होता है। और एक होता है छोटा साइज़ का सेल, माइक्रो गैमेट, और ये फ्लैजिलेटेड सेल्स पर मुश्तमिल होता है। तो फिर ये जो सेल्स होते हैं ये आपस में जो है वो न्यूक्लियस की फ्यूजन करते हैं। जब ये न्यूक्लियस की फ्यूजन करते हैं तो उस अमल को हम कहते हैं सिनगैमी। सो इन दोनों के मिलाप से जाइगोट बनता है। वो अपने इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव थिक वॉल सिक्रीट कर लेता है ताकि अनफेवरेबल कंडीशन को, जो इन्वायरमेंट की है, उसको बर्दाश्त कर सके। और जब हालात साजगार होते हैं तो उसमें से नए सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। पेरेंट कॉलोनी मर गई होती है और नए सेल्स डिवाइड एंड रीडिवाइड करते हैं, और फिर उसके बाद क्रोमोसोम का नंबर भी उनमें मेंटेन रहता है, जिसके बाद जो नई कॉलोनी है वो बन जाती है।